आपका पेरिस जलवायु समझौता एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। आप लोग देखिए कि इससे आपके क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। और वैसे भी आपको एक सामान्य जानकारी के लिए भी मालूम होना चाहिए। अगर आपकी लिखित परीक्षा में भी पूछा जाता है या आपका पीटी यानी कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करने की स्थिति में हो, इतना जरूर इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेना। ठीक है। और एक बात तो हमेशा याद रखिए, स्टेट पीसीएस हो या फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो, जब आप लोग ऐसे लिखते हैं तो उसमें भी इस तरह के फैक्ट आपको डालने के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं एक तरह से। तो अभी आपने देखा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, जिसे आप लोग चाचा भी कह देते हैं कभी, डोनाल्ड चाचा, तो एक तरह आपने देखा होगा कि पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। अब हाल में ही जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो आगे वोटों में आप देखेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बिडेन, इन्होंने घोषणा की है कि जैसे ही चुनाव में जीतते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं तो पुनः इसमें शामिल हो जाएंगे। किसमें? पेरिस जलवायु समझौते में। तो आखिर क्या है आखिर पेरिस जलवायु समझौता, इसके बारे में भी जानते हैं और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। एक बार सबसे पहले आप लोग मैप्स में चलिए, वहां आप लोग देख लेते हैं कि अमेरिका की स्थिति क्या है और भी देख लेते हैं इसके बारे में पॉइंट। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसी तरह है ना हमारी प्यारी पृथ्वी। इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ठीक है। ये आपका नेपाल है, नीचे श्रीलंका हो गया, और ये आपका म्यांमार हो गया, यहाँ आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा अमेरिका। आप लोग सामान्य तौर पर उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है महाद्वीप। इसमें देखेंगे तो सामान्य तौर पर आप लोग इसे कह देते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। यही है आपके चुनाव चल रहे हैं, वॉशिंगटन इसकी राजधानी है। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाल ही में आप देखेंगे कि 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका इस दशक में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर चुनौती से निपटने की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल पेरिस समझौते से औपचारिक रूप से अलग हो गया है। कब? 4 नवंबर 2020 को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से इस समझौते की आलोचना करते रहे और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया था और अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते में आवश्यक बदलाव की मांग की। हाल के वर्षों में विश्व के अधिकांश देशों के बीच संरक्षणवादी विचारधारा की वृद्धि और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर उठते प्रश्नों के बीच अमेरिका जैसे बड़े देशों के पेरिस समझौते से अलग होने पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के साझा वैश्विक प्रयासों को भारी क्षति पहुंचेगी। एक तरह से आप कहिए कि बहुत मदद भी करता था अमेरिका, इसको एक तरह से फंड देता था। अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि डब्ल्यूएचओ से भी अलग होने की अमेरिका ने घोषणा कर दी है। कई संगठनों से अमेरिका अलग होने की बात कर रहा है, एक तरह से अपने देश पर फोकस दे रहा है। और आप सोचिए कि चाइना महाशक्ति की लाइन में खड़ा होने वाला है, क्योंकि आपने देखा है जैसे ही डब्ल्यूएचओ से अमेरिका हट रहा है और जैसे ही आप देख रहे हैं कि चाइना की एंट्री हो रही है, अफगानिस्तान के मामले में आप लोग ले लीजिए, ईरान के मामले में ले लीजिए, तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि आने वाले समय में ये भी देखा जा सकता है कि चाइना अमेरिका की जगह ले ले, बना ले, और हर प्रयास में लगा हुआ है चाइना इसमें। ठीक है। अब सबसे पहले आपके मन में आता है कि पेरिस समझौता है क्या आखिर। तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को एक साथ लाने हेतु किया गया एक समझौता है। तो याद रखिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है आपका पेरिस समझौता। दिसंबर 2015 में विश्व के 195 देशों ने वैश्विक स्तर पर तापमान में हो रही औसत वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और इस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करने के प्रयासों की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे ही आप लोग पेरिस जलवायु समझौता भी कह देते हैं। साथ ही समझौते में शामिल सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के माध्यम से अपने सर्वोत्तम प्रयासों को आगे बढ़ाने तथा आने वाले वर्षों में से और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया
और इस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए समृद्ध और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इस समझौते के तहत विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए वर्ष 2020 तक यानी कि 2020 से 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक की आर्थिक सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। कब से? 2020 से। यह समझौता आपका 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ और यह क्योटो प्रोटोकॉल विस्तारित अवधि वर्ष 2020 तक का स्थान लेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की। तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद जो आर्टिकल आपका 2 है, इसके तहत सभी सदस्य देशों को जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने हेतु अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ अन्य प्रयासों के संदर्भ में अपना राष्ट्रीय योगदान निर्धारित करने, इसका पालन करने और निरंतर जानकारी साझा करने की बात कही गई है। एनडीसी के तहत सभी देशों के योगदान के आधार पर ही पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति की संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। आप देखेंगे कि भारत ने भी काफी इसमें योगदान किया है। आप लोगों ने देखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर भी भारत काफी अच्छा ध्यान दे रहा है। सौर ऊर्जा आपने देखा होगा। भारत द्वारा एनडीसी के तहत वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% तक घटाने, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने और अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के बारे में जरूर याद रखिए, आपसे पूछ लेगा कि वो अभी हाल ही में आपका पेरिस समझौता चर्चा में था, नीचे कथन दे देगा भारत के बारे में, आपको बताना होगा। तो भारत के बारे में आपको जरूर याद रखना है। पेरिस समझौते से अलग होने की प्रक्रिया की बात करें हम लोग, तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद जो 28 यानी कि आर्टिकल 28 के तहत इस समझौते से किसी सदस्य देश के अलग होने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, यानी कि किस तरह से वो अलग हो सकता है। इसके अनुसार कोई भी सदस्य देश इस समझौते के लागू होने की तिथि यानी कि 4 सितंबर 2016 से 3 वर्ष बाद ही इससे अलग होने का नोटिस दे सकता है तथा नोटिस देने की 1 वर्ष बाद ही संबंधित देश को इस समझौते से अलग माना जाएगा। ये एक तरह से इसकी प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि पेरिस समझौते का महत्व क्या है, यानी कि इतनी बात क्यों चलती रहती है, चर्चा में क्यों बना रहता है, जरूरी होगा तभी तो बना रहता है, तो इसके बारे में भी याद रखिए। पिछले कुछ दशकों में तकनीकी विकास और तीव्र औद्योगिकरण से वैश्विक तापमान की वृद्धि दर में तेजी से उछाल देखने को आपको मिला। इसे आप भी अनुभव करते होंगे अपने दैनिक जीवनचर्या में। वायुमंडल के तापमान में अनियंत्रित रूप से हो रही वृद्धि के कारण विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वायुमंडलीय तापमान में हो रही इस वृद्धि के कारण ध्रुवीय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण कई तटवर्ती देशों, शहरों जैसे इंडोनेशिया में जकार्ता के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। आप समझिए कि आप बर्फ जो जमी हुई है, एक पिघलेंगे ग्लेशियर तो पानी बढ़ेगा समुद्रों का और कई देशों के डूबने की संभावना लगाई जा रही है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मनुष्यों, जीव जंतुओं, फसलों और अन्य वनस्पतियों में अनेक प्रकार की बीमारियों के मामले में वृद्धि हुई है। अभी आपने देखा है कि हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण हर साल देखते हैं आप लोग, इतना फैल जाता है कि वहां आप लोग आयोग बनाने की एक तरह से नौबत आ चुकी है। समझ रहे हैं आप लोग। पेरिस समझौते के तहत न सिर्फ हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई, बल्कि भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कार्बन शून्य बनाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। पेरिस समझौते से अमेरिका के अलग होने के कारण की अगर बात करें कि आप लोग कोई काम करते हैं तो उसके कोई रीजन तो रहता है, कारण तो रहते हैं। तो औद्योगिक क्षति, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिकी हितों के खिलाफ बताया था और इसे आर्थिक रूप से क्षतिकारक बताते हुए यह भी दावा किया कि इस समझौते के कारण अमेरिका में वर्ष 2025 तक 25 लाख नौकरियां नष्ट हो सकती हैं। याद रहे कि वर्ष 2019 में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश बन गया था। साथ ही अमेरिका का कोयला उद्योग भी रोजगार का एक बड़ा स्रोत है।
ऐसे में पेरिस समझौते की नीतियां अमेरिकी उद्योगों के हितों से सामंजस्य नहीं रखती हैं। और मैंने बताया ना कि आप लोग की अपने घर को मजबूत करने की बात की जा रही है, वही है कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपना घर बचाना है। तो यही नीति अब देश भी अपनाने लगे हैं। निष्पक्षता का अभाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि यह समझौता भारत और चीन जैसे बड़े उत्सर्जक देशों को उत्सर्जन जारी रखने की फ्री पास प्रदान करता है। आप लोग देखिए, आरक्षण का मुद्दा यहां भी आप लोग फिट बैठा सकते हैं। आप आरक्षण कब तक खत्म नहीं हो सकता है? जब तक कि देखिए वो झोपड़ी में रहने वाला बच्चा आपकी बराबरी का ना हो जाए। एक तरह से कहने का मतलब यही होता है कि आप समझिए कि आपको वीआईपी स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था दी जा रही, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर दी जा रही, और वो बेचारा आप सोचिए सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। और जग जाहिर है कि भारतीय हॉस्पिटलों की, सरकारी हॉस्पिटलों की, सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है। मैं तो कहता हूं उस समय आरक्षण जरूर खत्म हो जाएगा जब आप भी वीआईपी स्कूल में पढ़ रहे होंगे या और वो भी वीआईपी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, यानी कि दोनों की बराबरी स्थिति होगी आपकी। समझ रहे हैं? तो आप सोचिए कि अमेरिका पहले बहुत तरक्की कर चुका है, अमेरिका आप सोचिए कि बहुत कुछ कर चुका है, और भारत और चीन का अभी करने का आप सोचिए कि हम लोग शुरू हुए हैं। एक तरह से हम लोगों ने चलना शुरू सीखा है अभी। आप देखते हैं 1947 में जाकर हम आजाद होते हैं, और अमेरिका देखते हैं 1976, माफ करिए 1776 में आप देखते हैं कि उसकी आजादी की एक तरह से प्रोसेस चालू हो जाता है, मिल जाती है उसे। तो इसलिए छूट भी दी गई है भारत और चीन को, ऐसे विकासशील और विकसित देशों को। जलवायु परिवर्तन की अस्वीकार्यता की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई मौकों पर जलवायु परिवर्तन और इसके लिए मानवीय गतिविधियों के उत्तरदायी होने को अस्वीकार किया है। इसके साथ ही उनकी अमेरिका प्रथम नीति को भी इस निर्णय के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। याद रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 2017 में समझौते से अलग होने के संकेत दिए थे, परंतु 4 नवंबर 2019 को इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई, और इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अमेरिकी पेरिस समझौते से अलग होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो आप समझ रहे हैं कि अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जो इससे अलग हो गया है। ठीक है, अमेरिका के अलग होने का पेरिस समझौते पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी देख लेते हैं। वर्तमान में चीन वैश्विक उत्सर्जन का 27%, उसके बाद आप देखेंगे कि अमेरिका 15%, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो यहाँ आपको 2 पॉइंट और याद रखना है। चीन पहले नंबर पर है, इसका वैश्विक उत्सर्जन में कितना योगदान है? 27%, यानी कि 27%। अमेरिका की बात करें 15%, यानी कि दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका है। ऐसे में यदि अमेरिका इस समझौते से अलग होकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अपनी भूमिका के अनुरूप कटौती नहीं करता है, तो इससे पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। याद रहे कि समझौते के तहत अमेरिका द्वारा वर्ष 2025 तक अपने उत्सर्जन में वर्ष 2005 की तुलना में 26 से 28% तक की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। आप लोग सोचिए कि ऐसी कोई समस्या आती है कि सबको नुकसान पहुंचाती है, एक तरह से पूरे समाज को। समझ रहे हैं आप लोग कि मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं, वहां आप सोचिए कि एक शेर आ जाता है और उसे आप लोग कहते हैं कि एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, और उसी में से आपके बीच में से ही एक आदमी कहता है कि मुझे अलग होना है, मुझे निकाल देना है शेर को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सोचिए कि उसके साथ वो तो मर ही रहा है, साथ में आप लोगों को भी मार देगा, एक तरह से समस्या में डाल रहा है। तो याद रखिए, जलवायु का प्रभाव ये देख के नहीं आती है कि ये भारत है तो आ जाए या चाइना है, इस सबको झेलना पड़ेगा। वायु प्रदूषण के मामले में आप देख तो रहे हैं, आप पर भी उतना ही प्रभाव दिखाई दे रहा है, हम पर भी उतना ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। पेरिस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के साथ अन्य देशों को समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खासी एक तरह से आर्थिक सहायता भी अमेरिका करता था इसमें। इस समझौते से अमेरिका के अलग होने के निर्णय पर संयुक्त राष्ट्र और इसके कुछ सदस्यों ने निराशा भी व्यक्त की है। इस समझौते से अलग होने के बावजूद अमेरिका एक पर्यवेक्षक के रूप में इसकी बैठकों में शामिल होकर अपने विचार रख सकेगा।
अब बात करते हैं अमेरिकी चुनाव का प्रभाव इस पर क्या है। तो अमेरिका के इस समझौते से अलग रहने का भविष्य अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर भी निर्भर करेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाचा अगर चुन के आते हैं, डोनाल्ड साहब, तो ये हट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सोचिए कि अगर इनके विपक्षी चुन के आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन, तो आप सोचिए कि ये तो कह ही रहे हैं, पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि दोबारा उसमें शामिल हो जाएंगे। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में विजयी होने का अर्थ होगा कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के वैश्विक साझा प्रयासों में अमेरिका का सहयोग नहीं मिल पाएगा। परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने इस चुनाव में जीतने की स्थिति में अमेरिका को पुनः इस समझौते में शामिल करने की बात कही है। याद रहे कि अमेरिका वर्ष 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे, कि कारगिल में इस समझौते में शामिल हुआ था। उन्हीं का एक तरह से प्रयास भी रहा था। इसके साथ ही जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की एक योजना का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। अब देखिए आने वाला रिजल्ट क्या रहता है, उसी के हिसाब से ये लागू होगी। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी देख लेते हैं। हाल के वर्षों में भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर विशेष बल भी दिया गया है। भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में बड़े सुधार देखने को आपको मिले होंगे। भारत रक्षा और तकनीक के साथ ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार। भारत अमेरिका से कच्चे तेल का आयात करने वाला तीसरा और दैवीकृत प्राकृतिक गैस के आयात में चौथा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। कौन? भारत। ऐसे में बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से भारत को भी नवीन तकनीकी को अपनाने और इस क्षेत्र में भारत में अमेरिकी निवेश का लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे संबंधित अन्य चुनौतियां क्या हैं उसे भी देख लीजिए। विशेषज्ञों के अनुसार पेरिस समझौते के तहत सदस्य देशों द्वारा निर्धारित एनडीसी इस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है। साथ ही समझौते के तहत विकासशील देशों को सहयोग देने के लिए निर्धारित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग बहुत कम है। यह फंडिंग विश्व में सभी देशों द्वारा घोषित वार्षिक सैन्य बजट का 8% है। कितना? केवल 8%। इस समझौते के निर्धारित कई मुद्दे जैसे कार्बन क्रेडिट, निवेश, समान उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत समान समय सीमा की अनिवार्यता आदि को लेकर सदस्य देशों में सहमति नहीं बन पाई है। तो आगे की राय क्या हो सकती है? पेरिस समझौते के तहत सदस्य देशों को उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए और इस समझौते के अन्य प्रावधानों के प्रति उनके उत्तरदायित्व को निर्धारित करने हेतु नियमों को मजबूत किया जाना चाहिए। और अमेरिका के समझौते के बाहर होने के बाद भी जलवायु संकट से निपटने हेतु विश्व के देशों को साथ लाने में यह समझौता एक महत्वपूर्ण मंच बना रहेगा। और यदि अन्य सभी सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करते हैं तो इसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी देखने को आपको मिलेंगे। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में सभी देशों को इस आपदा से सीख लेते हुए प्रदूषण को कम करने की नवीकरणीय विकल्पों में निवेश बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है लॉकडाउन के टाइम सब कुछ ठप था। औद्योगिक धंधे थे, आपकी जो गाड़ियां थी, तो प्रदूषण कहां से फैलेगा? तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल जीरो रहा एक तरफ से। हाल ही में चीन 2060 तक, स्वीडन 2045 तक, डेनमार्क और न्यूजीलैंड 2050 तक आदि देशों द्वारा अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की प्रतिबद्धता की घोषणा इस दिशा में एक सकारात्मक पहल भी है। और निष्कर्ष की बात करें तो क्या कहा जा सकता है लास्ट में, कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और वातावरण के तापमान में हो रही वृद्धि मानवीय सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पेरिस समझौता इस समस्या के कारकों की पहचान करने और उससे निपटने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और ऐसे में विश्व के सभी देशों को मिलकर इस चुनौती से निपटने में योगदान देना चाहिए। तो यही कहानी है आपकी पेरिस समझौते की। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता भी कहते हैं आप लोग इसे। तो इसके बारे में आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। इससे क्वेश्चंस आपका मेंस में भी बन सकता है और आपका प्रीलिम्स में और वैसे वनडे एग्जाम में आपके आते रहते हैं। ठीक है।